देख रहे हैं न्यूज़ एट 5 में हूं श्रुति शर्मा। और सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश मामले में केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से 15 दिसंबर से पहले ही स्थिति बहाल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश मामले में केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से 15 दिसंबर से पहले ही स्थिति बहाल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। और एससी से अरुणाचल प्रदेश मामले में केंद्र सरकार को भी बड़ा झटका लगा है। एससी ने अरुणाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बहाल करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर से पहले ही स्थिति बहाल करने को कहा है। पहले उत्तराखंड, अब अरुणाचल प्रदेश। 2 महीने के अंदर मोदी सरकार को दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए एक बार फिर लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस सरकार बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही 15 दिसंबर से पहले की स्थिति बहाल करने को कहा है। गवर्नर ज्योति प्रसाद राजखोवा के विधानसभा सत्र 1 महीना पहले बुलाने के फैसले को भी असंवैधानिक बताया है। राज्यपाल के 9 दिसंबर 2015 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के नबाम तुकी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद कांग्रेस की हरीश रावत सरकार की वापसी हुई थी। जो डायरेक्शंस 9 दिसंबर को इशू किए थे फॉर कन्वीनिंग द असेंबली बाय प्रीपोनिंग द असेंबली, और उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हुआ था 16 और 17 दिसंबर को, वो सब क्वॉश कर दिया गया है एज वायलेटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। चुने हुए सरकार को एक एक करके वो हटाने के लिए कोशिश किया, गैर कानूनी से उसको देश का जो उच्च न्यायालय से हम लोग को ये मिल गया, जस्टिस मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को लोकतंत्र के मायने समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में नबाम तुकी की वापसी का रास्ता तो साफ हो गया है, लेकिन उनके लिए सदन में बहुमत साबित करना आसान नहीं होगा। अरुणाचल असेंबली में कुल 60 सीटें हैं। फिलहाल नबाम तुकी को 27 विधायकों का समर्थन हासिल है। कांग्रेस के 22 विधायकों के अलावा नबाम तुकी को पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के 5 विधायकों का भी समर्थन है। बहुमत साबित करने के लिए नबाम तुकी को 30 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। See, I represented the Honorable Governor in the Supreme Court before the Constitution Bench and before the Guwahati High Court also. The judgment operative part has come. The full judgment is not available on the net even as yet. I have tried to get a copy of that. We will be able to respond only after I get the copy and we go through that. अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सियासत को फिर गरमा दिया है। इसकी झलक 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सेशन में भी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष जहां सरकार पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। जो 15 दिसंबर को स्थिति थी वही आज रहेगी स्थिति। तो ऐसा तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने किसी भी फैसले में नहीं कहा। राज्यपाल आज के दिन टेम्पररी लीव पे हैं, तो मेरा ख्याल अगर परमानेंट लीव ले लें तो अच्छा ही होगा। और इसमें एक और भी सबक है कि अगर आप राज्यपाल के पद पे ऐसे लोग रखोगे जो आपकी पार्टी का मदद करें, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट उस पे नजर रखे हुए है। कोर्ट ने जो अभी फैसला कोर्ट का है, हम उसको स्टडी करेंगे और असली जो टेस्ट होता है वो फ्लोर पर होता है। अब किसके पास बहुमत है, किसके पास बहुमत नहीं, जिसके पास बहुमत है अरुणाचल में उसकी सरकार बनेगी, जिसके पास बहुमत नहीं है वो बाहर विपक्ष में बैठे। 2 बार सुप्रीम कोर्ट को से इतना जबरदस्त तमाचा लगा है मोदी सरकार को, पहले उत्तराखंड में और अब अरुणाचल प्रदेश में। मुझे लगता है कि वो इससे सबक लेंगे मोदी जी, और देश में जनतंत्र को, संविधान को इज्जत करेंगे, जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों की इज्जत करेंगे, और दिल्ली में भी अब सरकार को चलने देंगे। और आइए अब समझते हैं वीडियो वॉल के जरिए कि अरुणाचल प्रदेश का मामला आखिर है क्या। अरुणाचल प्रदेश में दिसंबर 2015 से राजनीतिक उठापटक काफी
जारी थी और उसके बाद दिसंबर में कांग्रेस सरकार के 42 में से 21 विधायक बागी हो गए। वहीं एससी ने कहा कि हम घड़ी की सुइयां वापस कर सकते हैं और वहीं सीएम नाबाम तुकी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया और वहीं अविश्वास प्रस्ताव में नाबाम तुकी की हार हुई और केंद्र सरकार की सिफारिश पर अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया और केंद्र के फैसले पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसके बाद फिलहाल बीजेपी के समर्थन से कांग्रेस के बागियों की सरकार है और अब फिलहाल एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा है जो अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैसला लिया है। बहरहाल रुक करते हैं अब अगली खबर का। नए आरबीआई गवर्नर का नाम तय करने के लिए हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी भी मौजूद थे। आरबीआई के नए गवर्नर के नाम का ऐलान कभी भी हो सकता है। गवर्नर की रेस में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया का नाम सबसे आगे है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल का नाम भी इस रेस में शामिल है और इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांत दास भी आरबीआई गवर्नर की रेस में शामिल हैं। बता दें कि मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। और एफटीआईएल के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन जिग्नेश शाह की आज कोर्ट में पेशी हुई, जहां ईडी ने 7 दिनों की रिमांड मांगी है। इससे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अधिकारी जिग्नेश शाह को हॉस्पिटल लेकर गए थे। आपको बता दें कि कल रात ईडी ने एनएसईएल मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम में जिग्नेश शाह को गिरफ्तार किया था। ईडी ने जांच में सहयोग नहीं करने के चलते जिग्नेश को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक जिग्नेश शाह के खिलाफ ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं। आपको यह भी बता दें कि मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी ईओडब्ल्यू ने जिग्नेश शाह को मई 2014 में गिरफ्तार किया था। 3 महीने बाद उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी और जिग्नेश शाह को ईडी आज स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। शाह पर एनएसईएल स्कैम में शामिल होने का आरोप है। यह घोटाला उस वक्त हुआ जब शाह एफटीआईएल के चेयरमैन थे और एनएसईएल एफटीआईएल की सब्सिडरी कंपनी थी। और कभी कमोडिटी मार्केट का बेताज बादशाह माने जाने वाले जिग्नेश शाह एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में है। 5,600 करोड़ के एनएसईएल घोटाले में इससे पहले 7 मई 2014 को जिग्नेश शाह पहली बार गिरफ्तार हुए थे। देखिए जिग्नेश शाह के अर्थ से फर्श पर पहुंचने की ये पूरी कहानी। जुनून के पक्के जिग्नेश शाह जब बीएसई के ऑनलाइन ट्रेडिंग प्रोजेक्ट पर काम देख रहे थे तभी अपना एक्सचेंज खोलने का सपना देख लिया था और जल्द ही वो इसमें कामयाब भी हुए। शाह ने 1988 में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए में अपना घर गिरवी रख दिया। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का कामकाज चल निकला। स्टॉक मार्केट से जुड़े सॉफ्टवेयर बनाने में कंपनी मार्केट लीडर बन गई। यहीं से जिग्नेश के सपनों को उड़ान मिली। 2003 में जिग्नेश शाह ने कमोडिटी एक्सचेंज MCX के जरिए कमोडिटी बिजनेस में एंट्री की। जिग्नेश की किस्मत ने यहां भी साथ दिया। 2005 में जिग्नेश शाह ने एफटीआईएल के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराई। MCX की तरक्की के साथ जिग्नेश शाह ने दूसरे देशों में भी एक्सचेंज खोले। दुबई, बहरीन, सिंगापुर और अफ्रीका में भी एक्सचेंज कारोबार में एंट्री की। स्पॉट एक्सचेंज के लिए NSEL और फिर इक्विटी के लिए MCX SX भी खोला। हालांकि MCX SX के लिए जिग्नेश को सेबी से लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। MCX SX की मंजूरी के बाद जिग्नेश शाह ने अच्छे वैल्यूएशन की उम्मीद में कमोडिटी एक्सचेंज MCX का IPO बाजार में उतारा। MCX के IPO को बढ़िया रिस्पांस भी मिला। MCX के IPO के बाद 1.25 साल तक जिग्नेश के लिए सब कुछ अच्छा रहा था। जिग्नेश का सितारा बुलंदियों पर था, लेकिन जैसे ही जुलाई 2014 में NSEL घोटाले का पर्दाफाश हुआ, एक झटके में ही जिग्नेश अर्श से फर्श पर आ गए। 5600 करोड़ के इस घोटाले की हर परत जिग्नेश के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटकर बनी। 10 अक्टूबर 2013 को जिग्नेश शाह को MCX SX के वाइस चेयरमैन और शेयर होल्डर डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा। 31 अक्टूबर के बाद जिग्नेश
एमसीएक्स के चेयरमैन नहीं रहे। मुसीबत यही नहीं थमी। तत्कालीन कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर एफएमसी ने जिग्नेश शाह और उनकी कंपनी एफटीआईएल को किसी भी एक्सचेंज को चलाने के लिए अनफिट करार दिया और एफटीआईएल को निर्देश दिया कि एमसीएक्स में हिस्सेदारी 26% से घटाकर 2% करे। हालांकि जिग्नेश ने इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी और 7 मई को जिग्नेश पहली बार गिरफ्तार हुए। 15 साल में जिग्नेश शाह ने मुंबई के सबर्बन इलाके बोरीवली के छोटे से फ्लैट से जुहू में बंगले तक का सफर जिग्नेश ने अपनी काबिलियत और कारोबारी समझ के दम पर तय किया। लेकिन अब जिग्नेश की कामयाबी की कहानी महज इतिहास बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इनकम टैक्स विभाग ने आज इंडियाबुल्स ग्रुप की कंपनियों पर छापेमारी की है। इनकम टैक्स की छापेमारी सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई। मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम के दफ्तरों में छापेमारी की गई। खबरों के मुताबिक 1000 से ज्यादा अधिकारी इसमें शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी प्रमोटर्स के बीच बंटवारे के बाद संपत्तियों के ट्रांसफर को लेकर की जा रही है। मुंबई में हुई छापेमारी में इनकम टैक्स अधिकारी सुबह ही पहुंच गए और सभी कर्मचारियों को इंडियाबुल्स टावर की 4थी मंजिल पर इकट्ठा कर दिया गया। इंडियाबुल्स के किसी भी कर्मचारी को अधिकारी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इंडियाबुल्स ग्रुप रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज के कारोबार में है। सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए स्मार्ट तरीका अख्तियार किया है। तेल कंपनियों को केरोसिन के दाम में हर महीने 25 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी करने की इजाजत दे दी है। 5 साल पहले यूपीए सरकार ने केरोसिन के दाम में बढ़ोतरी की थी। डीजल और एलपीजी के बाद अब गरीबों के ईंधन केरोसिन पर भी सरकार की टेढ़ी नजर पड़ गई है। 5 साल में पहली बार सरकार ने न सिर्फ केरोसिन के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हर महीने इसके दाम बढ़ाने की इजाजत भी दे दी है। तेल कंपनियां अप्रैल 2017 तक केरोसिन के दाम में हर महीने 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा करेंगी, यानी अगले साल अप्रैल तक केरोसिन 2.5 रुपए महंगा हो जाएगा। हालांकि सरकार ने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है। डीजल को डीरेगुलेट करने से पहले भी सरकार ने यही तरीका अख्तियार किया था। तो क्या सरकार केरोसिन के दाम को भी बाजार के हवाले करने की तैयारी कर रही है? फिलहाल केरोसिन पर 13 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर की अंडर रिकवरी है। इसमें सरकार 12 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देती है और बाकी बोझ तेल कंपनियां उठाती हैं। 2015-16 के दौरान पेट्रोल सब्सिडी का 42% हिस्सा केरोसिन का था। केरोसिन और रसोई गैस यानी एलपीजी के दाम पर सरकार का नियंत्रण है। हालांकि अगर कोई परिवार साल में 12 सिलेंडर से ज्यादा खपत करता है तो उसे कोई सब्सिडी नहीं मिलती। केरोसिन के दाम में इजाफा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। हालांकि पिछले 15 साल के दौरान केरोसिन की खपत 3% तक कम हुई है, लेकिन इसे अब भी गरीबों का ईंधन माना जाता है। ऐसे में सरकार को तमाम राजनीतिक विरोध को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। सदीन ओवैसी को बड़ा झटका। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे ओवैसी की एआईएमआईएम महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने रद्द कर दी है रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ पाएगी अब ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। इस वक्त की बड़ी खबर आई है और महाराष्ट्र चुनाव ने इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी है, जिसके चलते अब असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा झटका लगा है। और ये पार्टी हमेशा से ही सुर्खियों में रही है अपने विवादास्पद बयानों को लेकर, और इसी के चलते महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने इस पार्टी की रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी है, जिसके चलते अब असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है। और सरकार ने आज एनबीसीसी में विनिवेश को मंजूरी दे दी है। सरकार एनबीसीसी में 15% हिस्सा बेचेगी। एनबीसीसी में सरकार की 90% हिस्सेदारी है और इसका मार्केट वैल्यू 14,274 करोड़ रुपए है। दरअसल सेबी के नियमों के मुताबिक लिस्टेड कंपनी में पब्लिक होल्डिंग कम से कम 25% होनी चाहिए। 2016-17 के लिए सरकार ने 56,500 करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य रखा है।
The Cabinet Committee on Economic Affairs today has decided to disinvest 15% of paid-up equity of National Building Construction Corporation out of the governments of India's shareholding of 90%. इसको हम डिसइन्वेस्ट करेंगे, इसके पूरे प्रोसेस होंगे, इसमें हम कुछ शेयर डिस्काउंट पर 5% एम्प्लॉइज को भी देंगे। और रुक करते हैं अब शेयर बाजार का, जहां मिले जुले संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की सुस्त शुरुआत हुई और आज दिन भर बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 7 अंक बढ़कर और निफ्टी 2 अंक गिरकर बंद हुए। हालांकि निफ्टी 8,500 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर एक्शन में रहे। रियल्टी, ऑटो, कैपिटल शेयरों में बिकवाली देखने को मिली, वहीं मेटल और तेल गैस कंपनियों के शेयरों में खरीदारी का रुझान रहा। और जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर हो रहा है। मुंबई सड़क घोटाले की जांच में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ठेकेदार कंपनी रेलकॉन इंफ्रा के मालिक दीपन शाह को गिरफ्तार कर लिया है। बीएमसी ने अप्रैल में कुल 6 ठेकेदारों पर खराब कंस्ट्रक्शन, घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करने का और बोगस बिलिंग के जरिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। 5 और कंपनियां जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उनमें जे कुमार इंफ्रा, केआर कंस्ट्रक्शंस, आरपीएस इंफ्रा, महावीर रोड्स और इंफ्रा और आरके मधानी एंड कंपनी शामिल है। केआर कंस्ट्रक्शंस के मालिक मनीष कासलीवाल और महावीर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक जितेंद्र किकावत ने कल ही बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत ली है। इससे पहले पुलिस ने बीएमसी के 2 बड़े इंजीनियरों की गिरफ्तारी भी की थी। इस मामले में अब तक ये 25वीं गिरफ्तारी है। और वहीं खबर मुंबई से ही, नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाने का काम अब तेजी से शुरू हो सकेगा। पर्यावरण मंत्रालय ने नवी मुंबई एयरपोर्ट को स्टेज 2 क्लियरेंस मिल गया है। अब एयरपोर्ट बनाने के लिए खाइयों को भरने, नदियों की धारा बदलने और पहाड़ों को काटने और मैंग्रोव लगून बनाने का काम शुरू हो सकेगा। एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का जिम्मा संभाल रही है सीआईडी-सीओ ने। इसके लिए पहले ही वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। इस प्री डेवलपमेंट वर्क की लागत करीब 1,600 करोड़ रुपए आएगी। अक्टूबर तक फाइनेंशियल बिडिंग पूरी होने पर एयरपोर्ट का मुख्य डेवलपर भी तय हो जाएगा, जिसके बाद साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में एयरपोर्ट पर काम शुरू हो जाएगा। नवी मुंबई एयरपोर्ट के मुख्य डेवलपमेंट के लिए 3 कंपनियां कतार में हैं, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट को डेवलप करने वाली जीवीके, दिल्ली एयरपोर्ट की डेवलपर जीएमआर और टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। और एक्सिस बैंक ने विस्तारा एयरलाइंस के साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसमें क्रेडिट कार्ड की सारी सुविधाओं के साथ साल में एक बार डोमेस्टिक फ्लाइट का फ्री टिकट भी मिलेगा। विस्तारा के चीफ स्ट्रेटेजी और कमर्शियल ऑफिसर संजीव कपूर का कहना है कि एयरलाइंस जल्द ही विदेशों के लिए उड़ान शुरू करेगी। संजीव कपूर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने। मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि सर, जिस तरह से अभी सरकार की नई एविएशन पॉलिसी आई है, उसमें 520 रूल को हटा दिया गया है, तो इसके बाद आपके इंटरनेशनल प्लान्स क्या रहेंगे? कब तक हम आपका इंटरनेशनल एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हो? उसकी किस तरह की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आप? Okay, so after the 520 has been relaxed, we can fly international when we get our 21st aircraft. Right now, our 20th aircraft is going to come in the first half of 2018. We are currently in a study to see what, because the market keeps changing, the data keeps getting refreshed. So we're in a study to see that as we plan our international strategy, where should we fly, when should we start, who should we partner with, etc. We expect the study to be complete in the next few months, based on which we'll announce our plans. We are in no race to be the first or the fastest to go international. We want to do it in a measured manner. We certainly do want to do it. There's no question about it, because a full-service airline requires both a strong domestic and a strong international operation. Otherwise, the business model doesn't really work. देश के अंदर ही और कौन-कौन से मार्केट्स हैं जिसको आप टैप करना चाहते हैं और जिसके गोइंग फॉरवर्ड हम देखेंगे विस्तारा की तरफ? Domestically, the biggest challenge is that the major airports are completely choked. You cannot add any flights to Bombay by and large. Even Delhi, many hours of the day you cannot add flights. Most of the other major metros, peak hours, you can't add flights. So that constraint is a real problem, is a real challenge for the industry, because if your big cities are choked, then your small cities actually will also suffer.
और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया एक्सेस 125 स्कूटर के रियल एक्सेल शाफ्ट की गड़बड़ी दूर करेगी। 8 मार्च से ही 22 जून 2016 के बीच मैन्युफैक्चर 54,740 एक्स 125 स्कूटर के रियल एक्सेल शाफ्ट की गड़बड़ी दूर करने के लिए सुजुकी डीलर्स स्कूटर मालिकों से संपर्क करेंगे। कंपनी मुफ्त में नया रियल एक्सेल शाफ्ट लगाएगी। इसके अलावा कंपनी ने समय समय पर मुफ्त मेंटेनेंस सर्विस देने की भी बात कही है। और कमाई के मामले में कौन सा सेलिब्रिटी नंबर 1 है, किसने बाजी मारी है, ये सवाल आपके मन में कई बार आता होगा और कई नाम भी जहन में आते होंगे। लेकिन आज हम आपके लिए सामने लेकर आए हैं वो नाम जिन पर फोर्ब्स की मुहर लगी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के किंग बने शाहरुख खान, खिलाड़ी कुमार ने की बम्पर कमाई। बॉलीवुड में बेशक तीनों खानों के बीच नंबर 1 की जंग चलती हो, लेकिन 2016 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की फोर्ब्स की लिस्ट में जगह बनाकर शाहरुख खान ने साफ कर दिया कि कमाई के मामले में वो बेताज बादशाह हैं। इस लिस्ट में शाहरुख 221 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 86वें नंबर पर हैं। वहीं अक्षय कुमार भी टॉप 100 सेलिब्रिटीज में शुमार हैं। लिस्ट में अक्षय 211 करोड़ रुपए कमाई के साथ 94 नंबर पर हैं। फोर्ब्स के मुताबिक शाहरुख लगातार हिट फिल्मों के जरिए न केवल बॉलीवुड पर बल्कि एड वर्ल्ड पर भी राज कर रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वहीं फोर्ब्स ने अक्षय को बॉलीवुड का सबसे बिजी एक्टर बताया है। यूएस की मशहूर गायिका टेलर स्विफ्ट इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। पिछले साल उन्होंने 1140 करोड़ रुपए की कमाई की। हालांकि खास बात ये रही कि इस लिस्ट में टॉप 100 में कोई भी भारतीय खिलाड़ी जगह नहीं बना पाया, जबकि साल 2015 में इस लिस्ट में MS धोनी का नाम शुमार था। वहीं अमिताभ बच्चन, सलमान खान भी इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। फोर्ब्स की इस लिस्ट में विमेन सेलिब्रिटीज की संख्या कम हुई है। इस बार इस लिस्ट में 15 महिलाएं शामिल हैं, जबकि पिछले साल 16 थी। इस लिस्ट में किम कार्दाशियन, ऑस्कर विजेता जेनिफर लॉरेंस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। फोर्ब्स ने कहा कि सर्वाधिक कमाई करने वाले विश्व के 100 सेलिब्रिटीज ने जून 2015-16 में करीब 671 करोड़ रुपए का टैक्स का भुगतान भी किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी है। अब देखते रहिए जी बिजनेस।